अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको आज बताएंगे कि मोदी साहब जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में आ गए हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने वक्ता डाल दिया है और वहाँ पर अब किसान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो क्या वहाँ के हालात हैं उस पर भी बात करेंगे। उधर असलम गौरी साहब ने जो इतराफ़ात किए हैं, JUIF के तर्जुमान हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पर भी बात करेंगे। जुनेद अकबर साहब ने भी आज कुछ इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की है कन्वेंशन में, वर्कर्स कन्वेंशन में, तो उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जब हम बात कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी की। तो कॉकरोच पार्टी जो है जी, कॉकरोच आ गए हैं नई दिल्ली में और अब वो इस बुरी तरह चिपक गए हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो चुका है। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद हैं। पार्लियामेंट के अंदर उन्हें आने से रोकने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को बिठा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए। उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, उनको धक्का दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये जो नई नस्ल है ये पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। और जो आप उनकी गुफ्तगू सुने, मतलब मैं मुख्तलिफ शॉर्ट सुन रही थी यंग लड़कियों के, 16 साल की लड़की है और आप उसकी गुफ्तगू सुने, वो अपने हकूक़ से कितनी अवेयर है। बता रहे हैं वो कि जी हम अब किसी को वोट नहीं देंगे, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं। और वो कहते हैं कि जी हमारे हुकूक हमें दिए जाएं, हमारे टैक्स के पैसों से आप जो है ये वर्दियां पहन के ये असलहा लेके खड़े हैं और हमारे ऊपर आप गन तान रहे हैं, ये आपका हक नहीं है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पुलिस वालों को ये बता रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पुलिस वाले मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आओ आओ और मार के देख लो, हम नहीं डरते। तो ये एक डिफरेंट किस्म का हमें जो है इंडिया इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसमें जो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर निकले हुए हैं। स्टूडेंट्स ने एक ऐसी शम्मा जलाई है कि जिसके बाद बाकी जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के वो भी इसमें शामिल होते नज़र आ रहे हैं। अब किसान जो इससे पहले भी मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, वो भी इस कॉकरोच पार्टी के साथ हो लिए हैं और एक बड़ी तादाद किसानों की भी दिल्ली की तरफ मार्च कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ मोदी हुकूमत के लिए ये जो क्राइसिस है ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी शामिल हो जाते हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद में क्राउड को कंट्रोल करना खासा मुश्किल होगा। जो एक डिफरेंट चीज़ देखने में आती है वो ये कि ठीक है कि वो लोग डंडे वंडे मार रहे हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बड़ी ज़्यादती भी की है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई। और इवन पार्लियामेंट के अहाते में भी अगर कोई दाखिल हो गए हैं लोग तो उसके बावजूद भी उनके फोर्सेस ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। इसके ऊपर अब हम सिर्फ हसरत ही कर सकते हैं, क्योंकि कभी हमारा भी ये ख्याल था, गुमान था कि जनाब हमारे भी जो एहलकार हैं वो शायद इस हद तक नहीं जा सकते, लेकिन फिर हमने 26 नवंबर भी होते देखा और फिर उसके बाद हमने पे दर पे अब तो एक नॉर्मल हमारे लिए रूटीन हो गई है कि अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए जाता है तो उसको गोली भी मारी जा सकती है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पे इतनी इंसानियत बाकी है। ये थोड़ा फ़र्क होता है वैसे डिक्टेटरशिप में और जमहूरी लीडर्स में। मोदी बेशक जितना बड़ा फाशिस्ट है, मोदी जितना मर्जी एक आपको पता है एक इंतहा पसंद किस्म की नज़रियात रखता है, इसके बावजूद भी बहरहाल उसको लोगों ने उनके इलेक्ट किया, वो जितना भी बुरा हो, अगर उसके अवाम ने उसको इलेक्ट किया है तो वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई शब खून मार कर कोई बंदूक की नोक पर कोई इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के साथ वहाँ बैठा हुआ हो। और यही वजह है कि जमहूरी लोग जो हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं एक पर्दा, कोई एक कदम पीछे रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको इसके बरक्स सूरत हाल नज़र आती है। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो तो इलेक्टेड भी नहीं हैं, इन्हें तो लोगों ने इलेक्ट भी नहीं किया। वोट तो पड़ा इमरान खान को, उसको जेल में बंद रखा हुआ है, और चोरों को ला के, जिन्होंने वोट चोरी किए हैं उनको ला के बिठा दिया गया है, और वो अब डंडे के ज़ोर पर और बंदूक की नोक पर हुकूमत करते फिर रहे हैं, और वो फिर बंदूक जो है वो चलाने से भी गुरेज नहीं करते। तो ये आपको एक डिफरेंस बहरहाल नज़र आता है। अभी तक तो ऐसा है, आगे चल के अगर मोदी भी गोलियां चलवा दे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हमें ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। धरूफ राठी जो यहाँ पे एक इनके बड़े मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं इंडिया के, उन्होंने एक जुमला लिखा कि इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर ही ख़त्म हो जाए। ये जो विजुअल्स आ रहे थे कि प्रोटेस्ट में बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन बच्चे आगे से डट के खड़े हो गए कि हम नहीं डरे, मार लो जो मारना है। तो उन्होंने उसके ऊपर बेसिकली ये कमेंट किया है
लेकिन पाकिस्तान में जो डिफरेंस है वो ये क्रिएट हुआ है कि यहाँ पर गोलियां चलाई गई और लोग फिर डर गए। उससे पहले तक लोग नहीं डर रहे थे, आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त कर लेते थे, डंडे बर्दाश्त कर लेते थे, वर्कर्स के मुकदमात बर्दाश्त कर लेते थे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता था, बर्दाश्त कर लेते थे। घरों में कूद कर पुलिस वाले आपके घर तोड़ रहे थे, आपके फर्नीचर्स तोड़ रहे थे, नुकसान कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, बर्दाश्त कर लिया जाता था। जब गोलियां चली तो लोग सच में डर गए और उसके बाद वो डर और खौफ आज तक बरकरार है। तो ये एक आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। अच्छा, एक और जो बड़ी इसका पहलू है, दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि जो PMLN के कुछ एक्टिविस्ट हैं वो इस बात की तरफ बड़े अप्रिशिएट करते हुए पोस्ट कर रहे थे कि जनाब देखें मोदी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हो पड़ा है और देखें इनके जो यंग जनरेशन Z है वो कितनी बाहर निकल आई है और वाह 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 इन्होंने तो मोदी को वक्ता डाल दिया। तो अब हम इस मुनाफ़कत को क्या कहें कि यहाँ पाकिस्तान में जब जनरेशन Z बाहर निकलती है तो आप कहते हैं ये शरपसंद हैं, ये यूथिए हैं, ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने ब्रेन वॉश करके गुमराह कर दिया, ये मुल्क दुश्मन है। आप अपनी यूथ के ख़िलाफ़ हो गए, आपने अपने नौजवानों को डंडे में मारे और उनके खिलाफ शरअंगेज़ गुफ्तगू की, आपने उनको मुल्क दुश्मन साबित किया। जो कोई जुल्म के खिलाफ बोला आप उसके खिलाफ बोले और आपने जुल्म को जस्टिफाई किया और वहाँ आप उसी तरह की जद्दोजहद करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों को शाबाश दे रहे हैं और वहाँ आप खुश हो रहे हैं कि वो जद्दोजहद कर रहे हैं और यहाँ आप उनको बगावत कहते हैं, यहाँ आप उनको इंतशारी कहते हैं, यहाँ आप उनको कहते हैं कि ये शरपसंद हैं और ये कोई मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ ख़तरा बन के खड़े हो गए हैं। तो आपकी इस मुनाफ़कत पे सिर्फ 4 हर्फ ही भेजे जा सकते हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शर्म तो आप लोगों को आनी कोई नहीं है। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है आप में, क्योंकि आप अपने मुल्क में हर जुल्म को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं। यहाँ पर आप जुल्म के खिलाफ तो क्या ही खड़े होते हैं, आपने तो जुल्म को जस्टिफाई किया कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और मार पड़नी चाहिए। और वहाँ आप उसी तरह की एक मूवमेंट को ये कहते हैं स्टेटस को के खिलाफ वो मूवमेंट है तो बहुत अच्छी हो रही है। हम भी यही कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वो मूवमेंट अगर है, जनरेशन Z अगर सड़कों पर अपने हकूक़ के लिए है तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपको इस बात से फिर क्या तकलीफ़ है? यहाँ जो आपकी वो सबकी माँ है वो जाके वहाँ पर लोगों को बताती है कि जनाब ये सब अगर कोई बाहर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है तो ये तो जैसे कोई अपने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ निकला हुआ है। तो बहरहाल जी, इंडिया में अब ये कॉकरोच जो है कैसे काबू आएंगे हुकूमत के, ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये देखा ज़रूर गया है कि ये जब एक दफ़ा लहर सर उठा लेती है तो फिर उसके बाद जो मामला है वो जल्दी संभलता नहीं है। और ये भी इसी तरह एक छोटा सा वाक़या था, ये याद रखिए, ताकत जितनी भी ज़्यादा हो कभी कभार एक छोटा सा जो वाक़या है वही उसकी कमज़ोरी का बाइस बन जाता है। जैसे कि अब ये जो मूवमेंट है ये भी बुनियादी तौर पर एक पर्चा लीक होने के ऊपर एक छोटे से प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी और लोगों ने वहाँ पर ये एहतजाज शुरू किया कि जनाब वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें। वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर वो बात बढ़ते 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 अब यहाँ तक आ गई है कि लोग अब मोदी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और सड़कों पर निकले हुए हैं और मोदी साहब जो हैं वो पुलिस एहलकार उनकी ज़ोर के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में हैं। बहरहाल लेट्स सी कि ये जो अब सो कॉल्ड एक बड़ी जमहूरियत कहलाती है भारत की, उसके अंदर जो है वो किस तरह चीज़ों को समेटा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स होता है तो सारा अपना पोल खुद ही खोलेंगे ये लोग कि जी यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी पाकिस्तान की, जहाँ मैंने बात की तो भाई यहाँ पर तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सारे मोहरे जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से हिलाती है और ऐसे ही मोहरे जो हैं वो सियासी जमातें बन जाती हैं। अब इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई थी 2022 में तो उससे मुतालिक हम जैसे जो जर्नलिस्ट थे वो तो बेचारे बता ही रहे थे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन मज़े की बात ये है कि अब ये सियासी जमातें ख़ुद सबसे बढ़कर एतराफ़ करने लगी हैं कि जनाब वाकई हम इस्तेमाल हुए। मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि अकबर बाजवा साहब क्या नाम है अपना बाजवा साहब जो थे साबिक आर्मी चीफ, उनके कहने के ऊपर हम अदम एतमाद लेकर आए थे और सारा कुछ हमने किया था। इधर क्या हुआ है, इधर ये हुआ है कि अब असलम गौरी साहब जो JUIF के तर्जुमान हैं वो भी इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि इत्तेहादियों के कहने पर मौलाना इस्तेमाल हुए
और इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उनकी हुकूमत गिराई गई। अब आप ये देखिए कि ये होगा, ये एक एक शख्स बोलेगा। अब पहले अख्तर मेंगल साहब हों, उन्होंने भी आके इंकशाफ कर दिया, मौलाना भी बोल चुके हैं, ये भी बोल रहे हैं, और ख़ुद PMLN के लोग जो हैं वो बता देते हैं कि किस किस तरह कब कब जो हैं वो बाजवा साहब उनके साथ जो है वो राब्ते करते थे, और फिर कब से ही इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो चुकी थी। तो ये अब कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं यही बात कह रही हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर जेन्युइनली इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाना चाहते हैं या बयानिया बना के खड़े हुए हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो अपनी माजी में की गई गलतियों का भी एतराफ़ करें और ये माने कि जो PTI की हुकूमत गिराने की साजिश थी वो उसमें शामिल रहे। इसके साथ साथ जो आगे भी उन्होंने गलतियाँ की, यानी जिस अंदाज से उन्होंने मखसूस नशिस्तें ली, तरमीम की, उन सब चीज़ों का भी इजाला होना चाहिए। और एक और बात जो समझ में नहीं आती वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर इस वक्त इतने ही इनकलाबी हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, तो फिर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा इस मुदाखलत का शिकार हुई है, इस अताब का शिकार है, आप सबसे पहले तो उसको सपोर्ट करें। यानी PTI तो कई मरतबा आपको कह रही है कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, वहाँ पर आप कभी इफ़ एंड बट ले आते हैं, कुछ 100 चक्कर जो हैं असद कैसर आपके घर के लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ आप शामिल नहीं होते। चलें, पहले तो मसला था अली अमीन गंडापुर का, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते थे जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाता था। अब सुहेल आफरीदी तो ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े प्यार मोहब्बत से मिल चुके हैं और वो तो कोई मौलाना के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो अगर मौलाना वाकई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद करना चाहते हैं तो वो क्यों PTI के साथ मिलकर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस नहीं बना लेते? आप अकेले ये अगर मूवमेंट कोई चला रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? फिर ये सवाल तो उठेगा कि आपकी पार्टी को तो कुछ नहीं कह रही इस्टेब्लिशमेंट, आपके साथ तो उन्होंने कोई जुल्म सितम नहीं किया, आपका तो मैंडेट नहीं छीना, बल्कि आपको तो मखसूस नशिस्तें लेकर आपकी झोली में डाल दी गई। तो आप तो कोई जुल्म का शिकार नहीं हुए ना इस्टेब्लिशमेंट के जुल्म का शिकार जो पार्टी इस वक्त हो रही है। अगर आप इतने ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो पहले उनके साथ मिलें ताकि उनकी स्ट्रेंथ बने और फिर जो है वो सियासी मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन ये मौलाना नहीं करेंगे। इससे फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि मौलाना की ये तहरीक जेन्युइन भी है या कोई फिक्स्ड मैच है। दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब ने भी आज एक इंकशाफ किया है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जनाब जितनी भी बातचीत हो रही थी वो सब नाकाम हो चुकी है, बातचीत से कुछ नहीं मिला, मफाहमत से कुछ हासिल नहीं हुआ। वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब करते हुए जुनैद अकबर ने कहा कि हमें गालियां पड़ रही हैं, हमें लोग बुरा भला कह रहे हैं, हर रोज़ हमारी वफादारी पर सवाल उठ रहे हैं और हम अब ये तय कर चुके हैं कि जितनी बातचीत हो रही थी, जो भी मफाहमत के नाम पर खेल खेला जा रहा था, वो नाकाम हो चुका है। हम उसी की वजह से रुके हुए थे और अब हम नहीं रुकेंगे। और उन्होंने कहा कि अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भी ये तय कर चुके हैं कि रोज़ रोज़ के मरने से एक दफ़ा मरना बेहतर है। अब एक ही कॉल होगी और वही फाइनल कॉल होगी और वो पूरी तैयारी के साथ होगी ताकि पीछे पलटने का कोई रास्ता ना हो। तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी एक कंटिन्यू तहरीक की बात कर रही है, फैमिली भी एक कंटिन्यू तहरीक की बात कर रही है, तो वहीं पर अब PTI भी इसी नुक्ते पर इकट्ठी हो रही है कि फाइनली अब ये मुफाहमत का जो डोल डाला हुआ है कुएं में, इसको निकाल के बाहर फेंका जाए और एक पुरअमन लेकिन मुसलसल तहरीक चलाई जाए। और सुहेल आफरीदी साहब भी इस सिलसिले में यकसू हो चुके हैं और उनकी तरफ से भी अब यही सिग्नल है कि हर रोज़ जो ये सवालात उन पे भी उठाए जाते हैं, उनकी वफादारी पे भी शक किया जाता है, तो इन चीज़ों का एक ही दफ़ा हल निकाला जाए और एक बड़ी मूवमेंट का रास्ता हमवार किया जाए, भले फिर उसके रास्ते में कुछ भी हो। तो ये अब एक बड़ी चीज़ है जिसकी तरफ जुनैद अकबर साहब ने इशारा किया है। लेट्स सी के PTI ये फ़ैसला लेने में भी अभी मज़ीद कितना टाइम लगाती है। आखिर में एक छोटी सी खबर मैं शामिल करूँगी। ये डॉक्टर नबिया है जी, कोई आपको मालूम होगा, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हैं और इन्होंने पहले शादी की, फिर शादी पे खूब वावेला हुआ, बड़ा व्यूज़ मिले, सब कुछ। उसके बाद फिर वो फ़िज़ा अली के शो में रो पड़ी और तब उन्होंने बताया कि जी उनके मामला ठीक नहीं चल रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो में कहा कि नहीं वो तो अपने शौहर के साथ खुश हैं। अब फिर खबर आई है कि डॉक्टर नबिया जो है उन्होंने खुला के लिए रब्ता कर लिया है अदालत से। मेरा मकसद यहाँ पे डॉक्टर नबिया की
खुला की दरख्वास्त पे रिपोर्टिंग करना नहीं है। जो मैं जिस मकसद के लिए ये उनके मौजू पे बात कर रही हूँ उसकी वजह ये है कि जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ की टेम्पलेट में ये खबर चला रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा ने खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया, तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स का कोई मयार रह गया है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी ABC अपने घर में भाई वो शादी करे, वो तलाक दे, वो कुछ भी करे, वो खुला ले, वो कोई भी अपना पर्सनल मैटर है उनका, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ की टेम्पलेट में हेडलाइन बनाकर चलाएंगे यार। मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करें। वो इन्फ्लुएंसर पे तो मैं बात ही नहीं करी, इन्फ्लुएंसर्स तो हमारे वैसे ही सारे साइको हैं, यानी उनको तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए, उनको अपने जो है वो कंटेंट चाहिए, उनकी शादियां भी कंटेंट हैं, उनके कपड़े भी कंटेंट हैं, उनकी ईदें भी कंटेंट हैं, उनके बच्चे भी कंटेंट हैं, उनकी तलाक़ें भी कंटेंट हैं, उनकी ज़िंदगी का हर पहलू कंटेंट है। वो हर पहलू को सिर्फ कंटेंट की नज़र से देखते हैं कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ आएंगे। तो वो तो जिस दिमागी एक प्रॉब्लम का शिकार हैं वो तो एक अलग ही कहानी है, उसके ऊपर तो मैं क्या ही बात करूँ। वैसे ही उनके देखने वाले हैं जो उनको व्यूज़ भी दे देते हैं। लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर हैरान हूँ कि वो तो इसी मकसद के लिए ये सब करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही चैनल्स जिनको संजीदा काम करना चाहिए, जिनको अवामी मफाद और अवामी मुश्किलात और मुल्क के जो मामलात हैं, जो कौमी सलामती और कौमी मामलात हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए, वो उठ के डॉक्टर नबीहा की खुला के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं। तो इसके ऊपर बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक आप ले आए इस मुल्क को, इस कौम को आपने किस तरफ लगाया हुआ है। खुदा की कसम, मैं वो इंडिया के लोगों की, बच्चों की बात कर रही थी। आप देखें कि उन बच्चों की अवेयरनेस का लेवल आप चेक करें, और इधर आपने हमारी कौम के बच्चों को किधर टिकटॉक में लगाया हुआ है, किधर व्यूज़ में लगाया हुआ है, किधर आपने उनको जो है वो पुट्ठे कामों में लगा कर उनका सवा सत्यानाश किया हुआ है। दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है अवेयरनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, जिद्दत के लिए। हमने यहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी पे लगा दिया है कि लो भाई टिकटॉक बनाओ और फजूलियात में पड़े रहो, और जो सीरियस अवेयरनेस है उससे उन्हें महरूम कर दिया है। तो ये हालात हैं जी। इसीलिए लोग अक्सर पूछते हैं जी हमारे मुल्क में क्यों नहीं जनरेशन जी इनकलाब लेके आती। तो मैं अक्सर कहती हूँ हमारे मुल्क की जो जनरेशन जी है वो बेचारी बार टिकटॉक जोगी है, उसके अलावा उसके बस में कुछ नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।